नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी, मैं आपको पूरा साइंस का पेपर याद रखना। आपको विज्ञान का पेपर 2024 में किस तरीके से आया था वो मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बताऊंगा। पहले आपको पूरी एक्सरसाइज बताऊंगा कि भाई किस चैप्टर से किससे क्या लिया गया था, ये बताना है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा बच्चों की जो सप्लीमेंट्री आई थी वो साइंस में ही आई थी। याद रखना किस में आई थी, साइंस में, क्योंकि इसमें पैटर्न मालूम नहीं था किस चैप्टर से क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं, याद रखना, पूरा का पूरा कंप्लीट एक सॉल्यूशन याद रखना। और डायग्राम भी बताऊंगा किस तरीके से डायग्राम पूछा, फिर न्यूमेरिकल कौन सा है वो मैं बताऊंगा। तो आपको अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, तो आपको सब्सक्राइब करना ना भूलना है, याद रखना है। और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि भैया आज की क्लास कैसी लगी, और लास्ट तक बने रहना है हमारे साथ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले याद रखना है, आपको मैं बता दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये आपका सबसे पहले नंबर का जो आ रहा है, सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन था, सही विकल्प। याद रखना कौन सा था, सही विकल्प। जो कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा था 2024 के पेपर में। और एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप पहली बार आए हो, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी तरह आपका प्यार बनाए रखना, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको शेयर करना है। मैं बता दे रहा हूँ, इस साल आप चाहे सप्लीमेंट्री का पेपर दे रहा हो, चाहे आप रुक जाना में किसी भी एग्ज़ाम में अगर दे रहा हो, तो क्योंकि पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, इसी तरीके से आपका पैटर्न रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसमें आपका आंसर आएगा जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, उसका सेकंड नंबर का है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा, इसका प्रक्रियात्मक समूह एल्कोहल होगा, याद रखना। उसके बाद थर्ड वाला, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना। फिर उसके बाद दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। आपसे क्या होगा, आपको ये बेनिफिट रहेगा कि यार पेपर किस तरीके से आया था, किस तरीके का पैटर्न था, ऑब्जेक्टिव या आपका सही विकल्प किस तरीके से पूछा था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या पूछा है, फिफ्थ वाला, Fe2O3 प्लस 2Al, फिर ये साइन Al2O3 प्लस Fe, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ये याद रखना आपको, विस्थापन अभिक्रिया, याद रखना। फर्स्ट चैप्टर से आपको सारी रिएक्शन वगैरह अच्छे से पढ़ लेना। रिएक्शन से रिलेटेड 101% आपका एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो इसमें आएगा एंटासिड का होता है। किसका होता है, एंटासिड का। ये हिंदी में बता दी। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग देख लीजिए भैया, ये आप लोग भी ये नोट डाउन जरूर करते चलना, पूरा लास्ट तक आपको बने रखना है। मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। विद चैप्टर भी बता दूंगा किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था, याद रखना। अब उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन था आपका क्या था, रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन था, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, खाली स्थान जाता है, अधिक हो जा बहुत अधिक हो जाता है और बढ़ जाता है, दोनों में एक ही बात होती है। फिर उसके बाद लिखा, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। ये आपको बेसिक क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछेगा, ये आपका हमारा पर्यावरण चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद, समान दृष्टि के वैक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। कैसा होता है, नीला प्रतीत होता है। उसका विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा खाली स्थान होता है, तो क्या होता है, वॉट होता है। यूनिट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 101%। उसके बाद, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ये देख लीजिए भैया इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। ठीक है, आपको भैया लास्ट तक बने रखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ये आप ध्यान रखना है। फिर अगला आता है
सत्य और असत्य। आपको कमेंट जरूर करना है किस सब्जेक्ट में, अगर मैथ्स का लगे तो मैथ्स का ही पूरा सॉल्यूशन मैं बता दूंगा आपको, लेकिन कमेंट जरूर करना है, याद रखना है। सत्य असत्य बताना। पहला पूछा है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। क्या है ये? असत्य, अजैव नहीं कहलाएगा, ये जैव कहलाएगा। उसके बाद डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस अम्ल होता है। सत्य। एक तो डीएनए और एक आरएनए, ये अच्छे से पढ़ के चले ना, हो सकता है इस बार आपसे आरएनए पूछ ले। थर्ड था, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो क्या आएगा आपका? सत्य आएगा इसमें। अगला है, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यह आएगा आपका असत्य। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, तो क्या आएगा? असत्य आएगा। ठीक है, ये रहा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी आप लोग देख लीजिए। एक तो आपसे ये क्लास से इतना बेनिफिट मिलेगा, आपको बहुत सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। आपके लिए बहुत मेहनत करी मैंने, कम से कम 2 दिन मेरे को पूरा का पूरा लगा, याद रखना कि आपको किस तरीके से बताऊं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। सबसे ज़्यादा बच्चे साइंस में फेल हुए, याद रखना। एक साइंस और एक सोशल साइंस, याद रखना। सोशल साइंस में बहुत बच्चे फेल हुए। आता है, अब जोड़ी मिलाइए। पहला है इंसुलिन, संगमरमर, सिरका, ब्रोमीन, बेंजीन, लिंग गुणसूत्र युग्म। तो आपको बता दे रहा हूँ, इंसुलिन जो है इसका क्या आएगा? रक्त में शर्करा का नियमन। सेकंड है संगमरमर, इसका आएगा बेटा CaCO3। सिरका क्या आएगा? सिरका आपका एक एसिटिक अम्ल है। एक अम्ल से रिलेटेड एक आप जरूर कर लेना, याद रखना, अम्ल से आपको क्वेश्चन एक जरूर पूछेगा इससे। ब्रोमीन, ब्रोमीन का क्या आएगा? द्रव अधातु होता है। बेंजीन C6H6 सिंपल सा है। लिंग गुणसूत्र ये तो पता है, लिंग गुणसूत्र क्या होता है? X और Y होता है, XX नहीं होता है। ये देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला पूछा है इसमें, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए? तो ये किया था, किसने कहा था वंशागति के मुख्य नियम? ग्रेगर मेंडल ने करा था। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग क्यों होता है? ये आपको बेसिक क्वेश्चन ये आप कर लेना। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए, तो ये आएगा किलोवाट घंटा। क्या आएगा? किलोवाट घंटा। उसके बाद MRI का पूरा नाम क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फिर रक्तदाब क्या होता है? ये भी आप देख लेना। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए, तो क्या आएगा? ऑक्सिन। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव जितने भी 1 से 5 तक जो क्वेश्चन थे, आपका पैटर्न वही रहेगा। पैटर्न में किसी तरीके से कोई बदलाव नहीं रहेगा। किस चैप्टर से क्या लिया गया वही आपका आएगा। ठीक है, अब यहाँ से बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। चलो, पहला क्वेश्चन नंबर जो 6 था, इसमें क्या पूछा था? पहला, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? लिखिए ये। इसके और में क्या क्वेश्चन पूछा था? किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये ले गया है आपका प्रकाश, जिसको अपन लाइट बोलते हैं। चैप्टर कौन सा है? 9, याद रखना, चैप्टर 9 से ये क्वेश्चन लिया है। अब मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। ठीक है, इसका आंसर देखना आप क्या लिखा है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ यह है कि इसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री के लगभग होता है। क्रांतिक कोण कितना होगा? 24 डिग्री के लगभग होता है। अतः हीरे के भीतर ऐसी अनेक किरणें अधिक पहुंचती हैं जिनके लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के क्या होता है? बड़ा हो जाता है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये किरणें अनेक बार हीरे के भीतर परावर्तित होकर दर्शक के पास पहुंचती हैं और हीरे अधिक चमकदार दिखाई देता है। तो ये इसका क्या था बेटा? आंसर थे, आपको ये लिखना था। ठीक है, इसका और में क्या क्वेश्चन था? किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है? अगर इसको लिखने के एक डायोप्टर से लिखने से पहले आप लेंस की क्षमता क्या होती है वो बता दी। पावर ऑफ लेंस क्या होता है वो बता दो। लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंस क्या होता है? किसी लेंस की किरणों को अभिसारिता या अपसारित
करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे लेंस की फोकस दूरी मीटर में, लेंस की क्षमता को जो फोकस दूरी होती है उसको मीटर में व्यक्त करते हैं, याद रखना। और उसका क्या होता है, ये व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा होता है के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, याद रखना। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f। इसका एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक है। फिर इसका क्या लिखेगा, एक डायोप्टर या एक डाईऑप्टर, एक डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या है, 1 मीटर, याद रखना। तो एक डाईऑप्टर में क्या लिखोगे, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, 1 मीटर होती है, जिसको अपन एक डाईऑप्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो था, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, कारण लिखिए। इसके अथवा में क्या पूछा था, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, कारण आपको बताना। सबसे पहले तो यार क्वेश्चन नंबर 7 जो है किस चैप्टर से लिएगा बता रहा हूँ, तो ये बता दे रहा हूँ आपको, चैप्टर 10 है। क्या नाम है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, इससे लिया गया। तो इसका जो अपन अंतरिक्ष वाला क्वेश्चन है ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखना था आपको, अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और ना ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश का नीला बल्कि काला प्रतीत देता है। या उसका क्या होता है, 7 रंगों में डिवाइड होता नहीं, बढ़ता नहीं है प्रकीर्णन के कारण, इस कारण वो रंग क्या नीले की जगह कैसे दिखता है, काला दिखता है। बस मात्र आपको इतना सा इसमें आंसर लिखना था। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, देखिए अगला, इसमें अगला है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, कारण बताइए। इसमें क्या लिखना है आपको, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं, याद रखना। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं। ग्रह प्रकाश के बृहद रूप माने जाते हैं, मतलब बृहद मतलब और दूसरे रूप माने जाते हैं, अतः ग्रहों से आने वाली प्रकाश किरणों के मार्ग में औसत परिवर्तन ना के बराबर होता है, याद रखना। उसमें कोई परिवर्तन होता है, मतलब ना के बराबर इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसलिए ग्रहों की आभासी स्थिति स्थिर होती है और ग्रह नहीं टिमटिमाते, याद रखना। ग्रह अपनी जगह ही रहता है, बस अपन को एक आभास होता है, याद रखना। अपने को क्या होता है बेटा, एक आभास होता है कि यार कि ग्रह क्या होता है, टिमटिमाई दिखाई दे रहा है, पर लेकिन ठीक है, तो ग्रह क्या होता है, नहीं टिमटिमाते, अपन को मात्र एक प्रकार का क्या होता है, एक आभास होता है। ये इसमें आपको इतना सा आंसर लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन है 8th वाला, क्या पूछा था आपसे, विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले निम्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह। एक प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड आपका चाहे रुक जाना नहीं हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, चाहे आपका साइंस का फाइनल पेपर हो, उसमें 101% क्वेश्चन आएगा, इसका याद रखना है आपको। तो पहला इसमें पूछा था आपको बस ओनली सिंबल बनाना है, बस पहला पूछा था विद्युत सेल कैसा बनता है, तो आपको याद रखना मात्र इतना सा बनाना था, ये आपका होता है विद्युत सेल। उसका दूसरे नंबर पर बनाना था धारा नियंत्रक, क्या बनाता है, धारा नियंत्रक। नियंत्रक ये इस टाइप से आपका बनता है, ये आपको सिंबल याद रखना, 8 से 10 सिंबल है, याद रखना, ये आप कर लेना। चैप्टर का नाम है आपका 11, क्या है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से, याद रखना। अब इसके और में क्या क्वेश्चन पूछा था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 कारक आपको बताना। तो पहला याद रखना है चालक की लंबाई, याद रख लेना। दूसरा चालक के तापमान पर। 2 मार्क्स में आपको मात्र इस तरीके से 2 पॉइंट लिखना था, आपके आराम से 2 मार्क्स पूरे मिलते, चालक की लंबाई पर, चालक के तापमान पर। आया सबको समझ में कि नहीं है। अब बात करते हैं इधर से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। अथवा में क्या है, अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। तो ये आपको याद रखना है, ये एक हमारा पर्यावरण से क्वेश्चन लिया गया, याद रखना। और ये ऊपर वाला जो पहला चैप्टर से क्वेश्चन है, ये पहला चैप्टर का। अब इनके मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। अब आपको जो आंसर बता रहा हूँ, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं। चलिए भाई, अब इसका आंसर क्या लिखना था आपको, क्या है, दही और खट्टे पदार्थ दोनों क्या होते हैं, अम्ल है, याद रखना। दही और खट्टे पदार्थ दोनों क्या होते हैं, एक अम्ल होते हैं। अम्ल धातुओं के साथ मिलकर नमक और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, याद रखना। अम्ल जो रहेंगे, धातु मतलब मेटल से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे,
रिएक्शन करने के बाद आपका क्या होता है, NaCl और एक हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, याद रखना। उसके बाद जब दही जैसी खट्टी चीज़ें पीतल या तांबे के बर्तन में रखी जाती हैं तो दही में मौजूद लैक्टिक एसिड धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे क्षरण होता है और जहरीले लवण बनते हैं जिन्हें पचाया नहीं जा सकता है। ये चीज़ आपको रीज़न लिखना है। उसके बाद परिणाम स्वरूप भोजन खराब हो जाता है। तो आपको मात्र इतना सा इसमें आपको आंसर लिखना था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एवं इसके प्रभाव आपको लिखना। अम्लीय वर्षा का एसिड रेन। अब इसमें आपको क्या लिखना था, सामान्य वर्षा या अम्लीय वर्षा जैसे बारिश, ओलावृष्टि या बर्फ क्षारीय रसायन या गैस अम्लीय पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करती है जो तो हवा, मिट्टी, आधारशिला, झीलों और नदियों में पाए जा सकते हैं। ये प्रतिक्रिया आमतौर पर प्राकृतिक एसिड को बेअसर कर देते हैं, याद रखना। तो इसमें आपको ओनली इतना सा आंसर लिखना था। बेसिक क्वेश्चन था, आप मन से भी लिख सकते थे आप अम्लीय वर्षा में एसिड रेन होती क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चैप्टर का नाम भी समझा दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन समझाता हूँ क्या क्या पूछा था। निम्न में प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या पूछा, कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, चींटी का डंक जो होता है इसमें कौन सा अम्ल होता है, इसके अथवा में क्या पूछा, बेकिंग सोडा के कोई दो उपयोग लिखना। बेकिंग सोडा के आपको दो यूज लिखना था। ये चैप्टर सेकंड था। अम्ल क्षारक एवं लवण से लिया गया है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट से। तो आपको बता दे रहा हूँ, जो नींबू जो होता है इसमें आपका होता है साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, ये आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कौन सा होता है बेटा, साइट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद चींटी का डंक, इसमें होता है मेथेनाइक अम्ल होता है। कौन सा होता है, मेथेनाइक अम्ल होता है, ये आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन 101% इस टाइप से क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे सप्लीमेंट्री हो, रुक जाना नहीं हो, ये आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ। चाहे इस साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है 24 और 25 के लिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा ये मैं आपकी जो आज की क्लास उसके लिए। आप चाहे नए स्टूडेंट हो, पुराने हो, भैया आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बार बार बोल रहा हूँ भैया, क्योंकि हमारा नया चैनल है, आपका सपोर्ट रहेगा तो भैया इस तरीके से हम और क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे नई नई, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी ये। उसके बाद अगला है बेकिंग सोडा के कोई दो उपयोग लिखिए। तो आपको बता दे रहा हूँ, बेकिंग सोडा के आपको दो उपयोग लिखना था। पहला लिखना था बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग करते, क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद घरेलू उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो आपको इसमें इतना सा लिखना था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या आया था, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर बनाना था। फिर मैथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, ये आपको और में तो एक करना था। चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ये लिएगा 2 मार्क्स का। आप किस तरीके से अपन बनाते हैं मैं वो आपको बताना भी सिखा दूंगा, क्योंकि अगर इसके आदर्श में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या डॉट स्ट्रक्चर आता है तो किस तरीके से आप बनाओगे ये बता दूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं एथेन का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एथेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है आपका C2H6, याद रखना क्या होता है, C2H6। अगर आपको डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना हो तो उसके लिए आप कमेंट में लिख देना, तो मैं डॉट स्ट्रक्चर भी आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले अपन इसका एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं। तो क्या होता है इसका बेसिक डायग्राम, आपका 1 2 कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये इस टाइप से। पहले आपको देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये H H H H H H, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जैसे इसको ब्रेक करना आना चाहिए आपको। जैसे कार्बन जो होता है उसका नंबर कितना होता है 6 होता है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2,4, तो इसका लास्ट में जो बैलेंस ही लास्ट वाला नंबर कितना है आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है H, हाइड्रोजन कितना है आपके पास 1। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए और ये आपको बनाना चाहिए 2 8 18 32 के द्वारा। आया सबको समझ में कि नहीं है। पहले आप एक इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनाना है, इससे आपको क्या होगा डॉट स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा इजी पड़ जाएगा।
ठीक है। चलो भाई डॉट स्ट्रक्चर, तो पहले हमने देखा ये सी, ये हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है। और कार्बन को अपन को कितना बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। कार्बन को कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, याद रखना है। कार्बन को अपन कंप्लीट कितना बनाएंगे, 8 बनाएंगे। और जो हाइड्रोजन है इसको कंप्लीट कितना बनाएंगे, 2 बनाएंगे। इसका रूल ये होता है, आप 2 बनाइए, 2 कंप्लीट करो, या 8 करो, 8 करो, 18 करो, 32 करो, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या है, कंप्लीट इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। आया सबको समझ में कि नहीं है। अब हमने क्या करा, इस डायग्राम को देख के 2 कार्बन बना दिए। अब H कितने हैं आपके पास, 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 बना दिए। अब ठीक है, ये आपको सबको आया समझ में कि नहीं आया, कि अपन ने क्या करा, 1 2 3 4 5 6। अब ठीक है, अब जो हाइड कार्बन जो है इसके लास्ट में कितने हैं, 4। तो भाई अपन क्या करते हैं, या तो डॉट के द्वारा कर दो या क्रॉस के। तो पहले नंबर क्या करते हैं, ये अपन 2 डॉट यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। अब इनके पास क्या करते हैं, एक एक दे देते हैं। एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, फिर एक इसको दे दिया, ठीक है, फिर एक इसको दे दिया, फिर एक इसको दे दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, कार्बन काउंट करते हैं, 8 हुए कि नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए हमारे पास कार्बन। हाइड्रोजन कितने आपके पास, अभी आपके पास 1 है। तो देखो क्रॉस से कर दो, 1 2 3 4 5, ये मतलब कहने का मतलब एक एक देना आपको। देखो हाइड्रोजन को 1, इधर हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, ठीक है। अब हाइड्रोजन को मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन को आप करना पड़ेगा कंप्लीट कितने, 2 साइकिल कंप्लीट करें। तो हाइड्रोजन को 2 दे देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दे दिया, तो ये बन गया, 2 हो गया। फिर यहाँ से ये 2, फिर यहाँ से ये 2, ठीक है। सबसे पहले अपन हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हैं। फिर इधर आ जाइए, ये 2 हाइड्रोजन एक एक ले लेंगे, शेयर कर लेंगे, ये 2 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हाइड्रोजन को कितना बना दिया, 2 बना दिया। अब बात आती है अपनी सी की। सी मतलब क्या होता है, कार्बन। कार्बन को अपन को कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, ठीक है। कार्बन कितना करना पड़ेगा, 8। तो पहले काउंट कर लेते हैं। देखो भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा आपका ये इस तरीके से, ये इससे पूरा कंबाइन, ये ऐसे पूरा कंबाइन हो जाएगा, याद रखना। तो ये पहला वाला कार्बन कितना होगा मेरे पास, ये वाला कार्बन कितना होगा, 8 होगा। अब बात करते हैं इसको भी कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। चलो भाई दोनों शेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो ये क्या करेगा, इससे भी क्या कर लेगा, ये ले ले। आया समझ में कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ये डॉट स्ट्रक्चर बनाना था एग्ज़ाम में, और आपके 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए थे, ठीक है। लास्ट तक बने रखना, एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा कि पेपर में क्या क्या आपको आया था और किस तरीके से आपसे पूछा था, ठीक है। सेकंड जो आपसे इसके और में जो पूछा था, आपसे पूछा था मेथेन का, ठीक है। तो मेथेन क्या होता है आपका, CH4 होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सी ये बना दिए बीच में, H कितने, 1 2 3 4, ठीक है। ये बना दिया अपन एक बेसिक। इससे क्या होता है, डॉट स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा इजी पड़ जाता है, ठीक है। चलो भाई बनाते हैं। ये 1 सी बनाया, H H H H। अब माइंड में ये रख लेना, अपन को H कितने बनाने पड़ेंगे, 2। कार्बन कितने बनाने पड़ेंगे, 8। क्योंकि जब अपन कार्बन का नंबर 6 होता है, इसको ब्रेक किया तो कितना आएगा, 2,6 हो जाएगा। और H कितना होता है, 1। तो 1 को आपको 2 बनाना पड़ेगा। चलो भाई पहले नंबर क्या करते हैं अपन, इसको डॉट या क्रॉस जैसे भी दर्शाना, तो क्रॉस से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन कर दी। उसके बाद हाइड्रोजन कितने, 1। तो 1 1 1 1। अब हाइड्रोजन कितने बनाने पड़ेंगे, 2। तो ये बना दिए, ये 2 2 बना दिए, ठीक है। तो 2 2 अपन ने क्या कर दिए, हाइड्रोजन बना दी। अब बात करते हैं कार्बन को कितना बनाना पड़ेगा, 8। तो काउंटिंग कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पूरा कंप्लीट बन रहा है।
तो इसको कैसे बनाना पड़ेगा, इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा ये। तो ये बन गया आपका कौन सा, डॉट स्ट्रक्चर। आया सबको समझ में कि नहीं आया? ठीक है, जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए भैया, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनेगा कि आपको इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करना है और ज़्यादा ज़्यादा तक बच्चों से आपको सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। नए वाले स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा ये क्लास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, लिखिए। ठीक है, इसके और में क्या है, ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है, ये आपका चैप्टर, आपका एल्कोहल वाला क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 रहेगा, उससे लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसका आंसर क्या लिखना है, जहरीले। ठीक है, क्या लिखा आपका, जहरीले शराब, D10Z। अल्कोहल शब्द का तात्पर्य या खराब स्वाद वाले एंटीटिप्स जैसे मेथनॉल, बेंजीन, पायरिडीन, अरंडी का तेल, गैसोलीन, आइसोप्रोपिन एल्कोहल और एसीटोन से मिलावट वाले एल्कोहल उत्पाद से होता है, जो इसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होता है। मतलब मानव के ये पीने वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसको अपन क्या कहते हैं, विकृत एल्कोहल कहते हैं। इसके बाद इसके और वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्या है, ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग किस प्रकार किया, तो वो बता। ठीक है बेटा, आपको कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, सब आपको मिल जाएगा। आपको देखना पड़ा कौन सा आंसर का है, किस तरह से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। क्या है, इसे इलेक्ट्रोलिसिस या एंजाइमों का उपयोग करके प्रयोगशाला में भी उत्पादित किया जा सकता है। ईंधन के रूप में मेथनॉल और एथेनॉल दोनों के पेट्रोल मतलब गैसोलीन और डीजल ईंधन जैसे ईंधन पर फायदे और नुकसान हैं, है ना। स्पार्क इग्निशन इंजन में दोनों अल्कोहल बहुत अधिक निकास गैस पुनः चक्रण दर और उच्च संपीड़न अनुपात के साथ चल सकते हैं। तो आपको इसमें ये आंसर लिखना था इसमें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए भैया, एक एक चीज़ क्लियर कराते जा रहा हूँ। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जे प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। चैप्टर आपका 5 है, जे प्रक्रम ही इसका नाम है। इसके ओर में पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखना। तो 2 नंबर में आपको प्रकाश संश्लेषण की क्या करनी थी, इसमें अभिक्रिया लिखनी थी, क्या रिएक्शन इसमें होती है। तो पहला क्वेश्चन हम समझते हैं कि जे प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना था इसमें कि जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, जे प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वहन जैसे प्रक्रम के उदाहरण हैं, अथवा इसे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का कार्य करते हैं, जे प्रक्रम कहलाते हैं। तो आपको जे प्रक्रम वाले में मात्र आपको इतना सा लिखना था, तो 2 नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसके और वाला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण वाला। तो आपको क्या लिखना था, प्रकाश संश्लेषण की पहले रासायनिक अभिक्रिया लिखनी थी। तो क्या लिखना था आपको, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सूर्य की जो क्या रहेगी, ऊर्जा रहेगी। इसके बाद अपन को क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस CO2। आपको इतनी सी अगर ये रिएक्शन ही आप लिख दोगे ना, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसी में आपका पूरा का पूरा आंसर या नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके ग्लूकोज का उत्पादन करता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। बस इतना सा इसमें आपको लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पूछा था आपसे, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, लिखिए। इसके और में क्या पूछा था, ऋतुस्राव क्या है एवं इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है, लिखना है। ठीक है, ये आपको पहले चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ, जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर 7 है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये आपके चैप्टर का नाम है। अब दोनों के मैं आंसर आपको 1 बाय 1 करके
बताता हूँ। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना था बेटा, ये 15 का पहले वाले में माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त हो, ये लिखना था। क्या लिखना, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। याद रखना, किससे मिलता है, रुधिर से। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, या एक तंत्रीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है या धसी हुई होती है, इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में रक्त स्थान होते हैं जो प्रदर्भ को आच्छादित करते हैं। तो आपको इसमें इतना सा लिखना था। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्या है एवं इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना था, ये लिखना था भैया, क्या लिखना था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाता है और गर्भाशय की परत निकल जाती है और मासिक धर्म मतलब मासिक प्रवाह के रूप में शरीर छोड़ देती है। अंडे के निकलने से लेकर मासिक धर्म शुरू होने तक समय लगभग 10 से 16 दिन का होता है। तो इसमें आपको इतना सा लिखना था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, केवल एक रेखा चित्र बनाइए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। और में क्या था, वंशागति के प्रथम सत्ती प्रीणी F1 का रेखा चित्र। इसमें आपको मात्र क्या बोला, इनने डायग्राम बनाने को बोला है, तो आपको मात्र इसमें एक डायग्राम ही बनाना है बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको याद रखना है मात्र ये वाला एक डायग्राम बनाना था दोनों क्वेश्चन में। देखो ये F1 पीढ़ी F2 होती है, तो F1 वाले में ये डायग्राम बना था, नीचे वाले में ये पूरा कंप्लीट डायग्राम आपको बनाना है इसमें, बस इतना सा आपको करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपको ये लिखा, माता 44 + XX, पिता 44 + XY, फिर इसको डिवाइड कर 22 + X, 22 + X, फिर 22 + Y, 22 + X हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से आपको बस ओनली इसमें मनुष्य में लिंग धारण किस प्रकार होता है ये डायग्राम आपको बनाना था इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है भैया, 17 वाला। देखिए बेटा 17 वाला क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना। अथवा में क्या पूछा, निम्न को परिभाषित कीजिए। वक्रता, केंद्र, फोकस दूरी, ये आपका चैप्टर है, लाइट वाला चैप्टर, प्रकाश से लिया है। ठीक है बेटा, इसमें आपको क्या लिखना था, परावर्तन के नियम क्या लिखना था। पहला पॉइंट, अपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होती है। तो मात्र इसमें आपको ये 2 पॉइंट लिखना था, इसका आंसर यही था, याद रखना। लाइट वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपसे पूछा था, इसके और में क्वेश्चन था, वक्रता केंद्र की परिभाषा और फोकस दूरी की परिभाषा। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, यह उस गोले का केंद्र है जिसका भाग दर्पण बनता है या दर्पण बनता है, जिसे C द्वारा दर्शाया जाता है, इतना सा लिखना था। सेकंड, फोकस दूरी में क्या है, यह मुख्य अक्ष का वह बिंदु है जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणों परावर्तन के बाद मिलती हैं और अवतल दर्पण या मिलती हुई दिखाई देती हैं। उत्तल दर्पण इसे F के द्वारा दर्शाया जाता है। फोकस दूरी बराबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इससे एक न्यूमेरिकल आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए तथा किसी कोशिका के 2 कोशिका अंकों के नाम लिखिए। ठीक है, इसके अथवा में क्या पूछा था, प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाइए तथा कोई 2 अंकों के नाम लिखना। ठीक है, चैप्टर 6 से लिया गया था, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का नाम है क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, याद रखना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब मैं इसके क्या करते हैं आंसर आपको बताता हूँ, डायग्राम भी बताता हूँ। ठीक है, इसमें आपको ये था तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, तो आपको मात्र ये डायग्राम बनाना था, याद रखना है। 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए थे, तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, अच्छे से बना लेना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको मात्र इतना सा ये डायग्राम बनाना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके और में क्या क्वेश्चन था, प्रत्यवर्ती वाला था। तो प्रत्यवर्ती में क्या लिखना था आपको, सबसे पहले तो ये डायग्राम बना देना था। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद ये लिख देना, प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु भाग लेती है जबकि मस्तिष्क का इसमें कोई कार्य नहीं होता है।
मनुष्य की इच्छा के बिना ये क्रियाएं बाहरी उद्दीपन के फलस्वरूप होती हैं, जैसे कि जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो यकायक अपना हाथ हटा लेते हैं। इस प्रकार संवेदनाओं को संवेदी अंगों से संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया जाता है। यह संवेदनाएं प्रेरणा संबंध में पाई जाती है। तो आपको बस इतना सा मेन तो इसमें डायग्राम याद रखना क्या है मेन इसमें, तो ये डायग्राम आपको अच्छे से इसमें कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ या मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम रेखा चित्र सहित लिखना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 12 से लिया गया था। इसके और में क्या क्वेश्चन पूछा था, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम आपको लिखना था। तो सबसे पहले अपन बताते हैं 19 का पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना था, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यदि आप, ठीक है, क्या लिखना था आपको, यदि आप दाहिने हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। और ये डायग्राम आपको बनाना था। देखो साइंस में ऐसा बेटा, अगर मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता, अगर डायग्राम पता है तो डायग्राम आप बना देना, डायग्राम के भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको ये लिखना था, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको क्या लिखना था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आपको ये डायग्राम बनाना था, ठीक है। क्या लिखना था इसमें, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास तर्जनी उंगली तथा बीच की उंगली तीनों को एक एक करके लंबवत फैला दें, यदि तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की दिशा को संकेत करे, तो बीच वाली उंगली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये आपको इस तरीके से इसमें आपको लिखना है और ये डायग्राम बनाना है, बस इतना करना है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 वाला याद रखिए। 20 वाला जो चैप्टर कौन सा लिया, 3 से लिया गया, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल से लिया गया है, ठीक है। क्या पूछा है इसमें, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए, ठीक है। पहला पूछा था आपको कमरे के ताप पर द्रव होती है, क्या आंसर था, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, कौन सी धातु, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो पहले वाले का आंसर क्या लिखना था, कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो क्या आएगा, पारा आएगा इसका आंसर। दूसरा, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, कौन सी धातु काटी जा सकती है, सोडियम। उसके बाद उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, कौन सी, चांदी होती। तो ये इसका आंसर लिखना था। अब इसके और में देखिए कौन सा था, इसके और में ये वाला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। पहला पूछा था खनिज, दूसरा आपको एक्स की परिभाषा लिखना, तीसरा गैंग, इसकी आपको परिभाषा लिखनी थी, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले, ठीक है, इसमें सबसे पहला जो लिखा था खनिज की परिभाषा, क्या लिखना था, धातुओं के वे तल तत्व या यौगिक जो भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिसमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे मृदा, रेत, चूना, पत्थर मिल जाते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है, इतना लिखना था। सेकंड, एक्स की परिभाषा में क्या लिखना था, जिस खनिज से धातु कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। दूसरा, गैंग में क्या लिखना, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं। तो ये आपको इस तरीके से परिभाषा लिखनी थी। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है, खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो ये चैप्टर, ये दोनों क्वेश्चन कौन सा, इसके और में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। इसके और में आपको जैव प्रक्रम, सॉरी ये चैप्टर आपका 5 रहेगा, जैव प्रक्रम, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र किस प्रकार बनाता है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद इसके और में क्या क्वेश्चन था, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, ठीक है। इसके और वाले में क्या लिखना था, ये बनाना था ओनली आपको डायग्राम कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, तो आपको मात्र ये बनाना था, इतना था, और 4 नंबर आपको आसानी से इसमें मिल जाते। ये आपको ध्यान रखना है, चित्र की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो, आपको साइंस का पेपर अगर निकालना है या टॉप करना है इसमें, ठीक है। अब याद रखना इसका 22 वाला क्वेश्चन क्या है,
22 वाला, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण में 5.00 मतलब मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब स्थिति बताना, प्रकृति बताना और आकार बताना किस साइज का ये होगा। तो ये आपको याद रखना, 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल आया था चैप्टर आपका 9 का। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना था, इसमें लिखना था वक्रता त्रिज्या। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना था वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आर, जो कि आपकी क्या है +3 मीटर। ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है आपका आर। उसके बाद यू आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये -5 मीटर होगा। हमेशा यू हमेशा माइनस में होता है चाहे कोई सा भी लेंस हो। उसके बाद इसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे अपन फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है आपकी एफ, जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है R/2 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जो फोकस दूरी जो दी है आपकी एफ कितना है, आपका आर कितना दिया 3/2 हो जाएगा। ठीक है, मीटर। और आपको याद रखना है इसमें आपसे दर्पण वाला पूछा था, क्या पूछा था, दर्पण। तो आपको ये मिरर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए दर्पण सूत्र किसका, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है आपका 1/v + 1/u = 1/f। दर्पण में हमेशा आपका प्लस होता है, मिरर में हमेशा माइनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1/v + 1/u की वैल्यू पुट कर देते कितनी है, -5 = 1/3/2। ये अपन ने f की वैल्यू रख दी। उसके बाद 1/v + 1/-5, ये डिवाइड का इनटू में करें तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 2/3 हो जाएगा। फिर जिसकी वैल्यू निकाल दी है, पहले साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 1/v + -(-1/5 = 2/3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये अपनी प्लेस पर आएगा, ये उठ के उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा आपका। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 1/v = 2/3 + 1/5। उसके बाद ये कितने इसका, जब दोनों नंबर अलग अलग होते हैं तो एलसीएम इसका इनटू इसमें, तो 5×3 = 15 हो जाएगा। उसके बाद 5×2 = 10 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, तो ये होगा 1/v। फिर आएगा 1/v कितना होगा, 13/15 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इस v की वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका इंटू आपको इसमें, इसका इंटू इसमें, तो ये हो जाएगा अपन 13 × v = कितना हो जाएगा 15, इंटू का डिवाइड में चला जाएगा तो 15/13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, इस 13 का इसमें डिवाइड कर देना, तो v = आपका हो जाएगा 1.14। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आई है, ये बताइए। तो सबसे पहला काम तो आपको इस तरीके से इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इसके लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, जो आपका प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, वास्तविक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, रियल इमेज, ये आपको ध्यान रखना। अब अपन बताते हैं इसका साइज या प्रतिबिंब साइज इसका कैसा क्या रहेगा। इसके बाद इसका आप निकाल के आना है, अब आवर्धन निकालना है, आवर्धन सूत्र। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला होता है, m = HI/H O होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और ये इमेज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -v/u होता है। तो आपको वैल्यू रख देना है, तो ये वाला -v की वैल्यू रख दो, आप कितनी निकाल चुके, 1.14 डिवाइड बाय u कितना आपका -5, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या 1.14/5।
फिर इसका आपको इसमें डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर कितना जाएगा बेटा 0.23। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो आपका और कैसा आया है आपका m की वैल्यू कैसी आई है, प्लस में आई है या पॉजिटिव आई है, तो क्या होगा प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब जो आपका सीधा होगा, याद रखना होगा। और इंग्लिश में क्या लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे जो रहेगा मिरर कैसा रहेगा, मिरर जो रहेगी राइट मिरर, राइट बनेगा, याद रखना राइट साइड बनेगा। और कैसा रहेगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतना सा आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। ठीक है, इसके बाद इसके और में क्या क्वेश्चन था, कोई 4.0 सेंटीमीटर आकार का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना। तो ये भी बेटा देखो याद रखना है, इसी तरह से क्वेश्चन है, पूरा का पूरा कॉपी क्वेश्चन है। सेम है, बस आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, मिरर में कहाँ क्या फॉर्मूला था वो आपको इसमें समझना है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, बिंब का साइज क्या होगा आपका +4.0 है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर बिंब की दूरी u क्या होता है -25.0 सेंटीमीटर, u हमेशा माइनस में होता है। फोकस दूरी कितना दिया है ये माइनस का 15.0 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी आपकी क्या होती है v होती है। तो ये आपको ध्यान, इसमें भी क्या निकालेंगे v निकालेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको मिरर फॉर्मूले लगाना है, दर्पण सूत्र। ठीक है, क्या होता है 1/b + 1/u = 1/f। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट कर देना, पहले जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी जगह पर रख लेते हैं। 1/b = 1/f, ये प्लस का इधर आएगा -1/u। अब अपन क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अपन को v की वैल्यू निकालना है, तो 1/-15.0, फिर ये वाला माइनस, फिर 1/25 भी आपका किस में है माइनस में। ठीक है, फिर उसके बाद 1/1 - 15.0, ये माइनस माइनस क्या प्लस 1/25.0। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, 0.0 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/15 + 1/25। 0.0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना, अब इसका एलसीएम लेंगे, पहले इसका इंटू इसमें कर दो, तो कितना आएगा आपका 375, इसका इंटू इसमें 25 प्लस इसका इंटू इसमें 15 हो जाएगा। दोनों का अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का आएगा, तो ये आएगा आपको ऊपर -10/375, और यहाँ चल रहा है 1/v। फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सेम क्वेश्चन है दोनों के दोनों, तो v × -10 = 375। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो v = 375/-10। तो आप क्या करेंगे, -10 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो v = आएगा आपका -37.5 डिवाइड करके आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अब इसका मैग्नीफिकेशन मतलब अब वर्धन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m = h'/h, तो ये होगा -p/u। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये माइनस ये वाला, फिर ये -3.75, पूरे के अपन -25.0, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका -3.7, और देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा, डिवाइड बाय 25। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 25 का इसमें डिवाइड कर देना है, तो h = -1.5, ये आपका क्या हो गया आंसर है। ठीक है, अब प्रतिबिंब माइनस में है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा, या होगा, इसको क्या बोलते हैं, इमेज जो रहेगी, इमेज विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये लिखना था इसमें बस। अब याद रखना, साइंस का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, जो कि 4 नंबर में आया हुआ था। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले तो बता दूं,
ये चैप्टर पहले से लिया गया है। क्या चैप्टर पहला कौन सा था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, ये आपको रिएक्शन दी हुई थी। पहला था 2FeSO4, फिर ये रिएक्शन हुई Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये आपको बताना था कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपकी थी डीकम्पोजिशन थी, इसको आपको बोलते हैं अपघटन रिएक्शन। याद रखना कौन सी थी, अपघटन रिएक्शन थी ये आपकी। उसका सेकंड नंबर पर पूछा था आपसे CaOH2O CaOH, ये उसमें तो ये कौन सी रिएक्शन थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, जिसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना, पहला चैप्टर की सारी रिएक्शन अच्छे से पढ़ के चले जाना आप लोग। थर्ड नंबर पे FeS प्लस CuSO4, फिर ये FeSO4 ये Cu बना, तो क्या थी ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी थी? डिस्प्लेसमेंट, जो कि अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। उसके बाद फिर Na2SO4 BaSO4 BaSO4 2Na, ये अब ये वाली रिएक्शन कौन सी थी आपकी? डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो मात्र आपको इनका एक एक नाम लिखना था, 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन आता है भैया। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपने? लास्ट इसको और में पहला पूछा है, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसकी समीकरण लिखना है। इसके फिर इसका पहला ये पूछा, दूसरे नंबर पे ये था। क्या पूछा दूसरा? कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण आपको लिखना। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ दोनों के। ठीक है, तो ये देख लीजिए भैया, पहले वाले में क्या लिखना था आपको? दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। एकल विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें यौगिक में एक तत्व अन्य तत्वों को प्रतिस्थापित करता है। और एक ये रिएक्शन लिखना जरूरी था, इसमें पहले कह दिया कि आपको एक रिएक्शन लिखना कंपलसरी है। और एक बार और आपको फिर बता दे रहा हूँ, आपको लास्ट तक बने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये ध्यान रखना, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक शेयर जरूर करना है। और ये नए वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट रहेगी क्लास, सभी के लिए बेनिफिट रहेगी इस साल 2024 के लिए। चाहे आप सप्लीमेंट्री में दे रहे हो, चाहे आप रुकजाना का पेपर दे रहे हो, चाहे आप इस साल 2024-25 की तैयारी भी कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है तब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिश्रित होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे अक्सर बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, इस प्रक्रिया को अंतिम उत्पाद कहते हैं। इस प्रतिक्रिया से एक संयोजन प्रतिक्रिया का उदाहरण मिलता है। तो ये आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। तो आज की क्लास कैसी लगी बेटा? आपको याद रखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और एक बार आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। 2024 का मैंने पूरा का पूरा पेपर आपको कंप्लीट बता दिया विद सॉल्यूशन के साथ। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर जाना। अगर आप हमारी क्लास देखते हो, क्लास 10 NCERT हिंदी हो इंग्लिश मीडियम, सभी के लिए बहुत बेनिफिट करेगी।